हेलो बच्चों, मैं हूँ संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जगबुड प्रिपरेशन में। तो आप लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, जो कि सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांसा का युग का सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। इसका रीजन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा औजार बनाने के लिए तांबा और टीन के जो था वो धातु को मिलाकर और कांसा का उपयोग किया जाता था। लोहा का उपयोग पर नहीं जानता था, ये सब लोहा के बारे में नहीं जानता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो था वो कांसा युगीन काल था। कांसा के बारे में अधिकतर जानता था। और कांसा कैसे बनाया जाता था? तो तांबा और टीन का धातु जो था उसको मिलाकर पिघलाकर और उसके बाद कांसा का धातु को बनाया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता किस लिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना? तो क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर को अवशेष जो है मुख्य तौर पर सिंधु नदी के सामने में जो है, सिंधु नदी के पास में जो है ये, और उसका घाटी के आसपास में जो मिला है, इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। इसका मेन रीजन है कि सिंधु घाटी के जितना भी अवशेष मिला है ना, मोहनजोदड़ो नगर हो गया, चाहे हड़प्पा नगर हो गया, उसका अधिकतर से अधिकतर अवशेष जो है वो सिंधु घाटी नदी के आ, मतलब आस-पास से जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसको भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? मनके जो बनाने के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए जो था वो कार्लेनियन और क्रिस्टल और सैल खड़ी तांबा, जैस्पर और क्वार्ट्ज, शंख पत्थर, कांसा और सोना जैसा धातु था उसको प्रयोग किया जाता था कुछ-कुछ सामग्री बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थान को नाम बताना है जहाँ सिंचाई मतलब पानी जो है ना, सिंचाई करने के लिए जहाँ अंश पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उन स्थान का नाम निम्नलिखित है जहाँ सिंचाई का अंश पाया गया था। तो सोर्ध, घई और धौलवीरा जो है वहाँ सिंचाई का अंश मिला है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारिक संपन्न, है ना? व्यापारिक संपर्क किन मतलब देश से था? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापार जो था किस-किस देश के साथ में करता था, है ना? उसके बारे में पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था व्यापारिक संपर्क जो था मेसोपोटामिया था, ओ ओमान था और बहरीन था, ईरान था। ये मतलब इन देशों और इसके अलावा भी देश थे। तो मेन जो था इन देशों से जो था हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापार के लिए संपर्क करते थे, मतलब व्यापार करते थे इन देशों देशों के बीच में। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना का कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा के जो भी लोग थे, तांबा को प्राप्त करते थे, है ना? और सोना भी प्राप्त करते थे, तो वो चीज़ कहाँ से लाते थे? तो हड़प्पा वासी जो था वो राजस्थान से खेतड़ी जो जगह था, वहाँ से तांबा लाता था और दक्षिण भारत से जो था वो सोना ले आता था। आगे क्वेश्चन है कि किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? तो पाकिस्तान के सिंध जो है प्रांत को तलकारा जिले में स्थित जो है मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बस्ती माना जाता है। कौन-सा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बस्ती जो है वो तरकाना जो है, वो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तरकाना जिला में स्थित है। उसको मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का सभ्यता का जो है वो सबसे बड़ा बस्ती माना जाता है। और मोहनजोदड़ो का जो है क्षेत्रफल जो है लगभग जो है 125 हेक्टेयर था। आगे है हड़प्पा सभ्यता कहाँ-कहाँ विकसित हुआ है? हड़प्पा सभ्यता जो था वो किन-किन जगह पर जो है ये फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था पाकिस्तान में था, दक्षिण अफ़गानिस्तान में था, गुजरात में था, राजस्थान में था, पंजाब में था, हरियाणा में था, पश्चिम में जो था उत्तर प्रदेश में, ये सारा जगह में राज्य में हड़प्पा सभ्यता जो था फैला हुआ था। आगे प्रश्न है कि हड़प्पाई लिपि को 2 मुख्य विशेषताएँ बताना है कि हड़प्पा लिपि किस तरह से था? कैसे लिखा जाता था हड़प्पा लिपि के बारे में? तो हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में कोई मतलब सफल हो ही नहीं पाया, कोई पढ़ ही नहीं पाया हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिखा गया था, जो भाषा में लिखा गया था, जो लिपि में लिखा गया था, कोई नहीं पढ़ पाया है। अद्यपि निश्चित रूप से यह जो था वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला का प्रत्येक चिन्ह जो है स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। लेकिन यहाँ यह लिपि जो था वो दाएँ से जो था वो बाएँ की ओर लिखा गया था। मतलब उल्टा लिखा गया था, उर्दू टाइप में, मतलब बाएँ से दाएँ लिखा गया था, क्योंकि दाएँ से और अधिक अंतराल पर, जबकि बाएँ और कम जगह पर मतलब ये लिखा गया था। आगे है चहुदड़ो, है ना? चहुदड़ो जो था कि लोग को शिल्प कार्य का नाम लिखे, है ना? चहुदड़ो के लोग जो था शिल्प का कार्य करने के लिए जो बनाता था वो मनके बनाता था। मनका क्या होता है? तो ये एक धागा है और धागा में जो है वो इस तरह के पिरो-पिरो के, है ना? मोती रहता था, उसको पिरोया जाता था, उसको बोला जाता था मनके, है ना? इस तरह से गोल सा, है ना? ऐसे-ऐसे इसे मनके बोला जाता था। और शंख, कटाई के धातु, कर्म, मोहर, निर्माण तथा बाँट ये सब सारा चीज़ बनाता था। आगे है
कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत आया था किसके दरबार में? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आगे बोला पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो था उदयीन ने किया था। कौन? उदयीन ने। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों आप लोगों को काम आएगा। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चीनी यात्री फाहियान, है ना? चीन का जो यात्री है फाहियान, किसके शासनकाल में जो था भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में जो था वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। आगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो था गुप्त शासन कुमार गुप्त ने किया था। कौन किया था? कुमार गुप्त। गुप्त शासन का जो कुमार गुप्त था वो किया था। आगे मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनानी शासक था। सेल्यूकस के निकेटक का राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज जो था वो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के निकेटक का क्या था? राजदूत था। आगे क्वेश्चन है कि शंख, है ना? शंख जो है शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ जो था वो कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने किया था शंख संवत का शुरुआत। आगे तक्षशिला, है ना? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में जो है तक्षशिला जो है पाकिस्तान में। कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में भी फिलहाल जो है वो पाकिस्तान में है। आगे है कि भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री का नाम से मिल रहा है ना? बोला है भूमि अभिलेख, भूमि दान है ना? भूमिदान का अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री, मतलब पहली पुत्री दूसरी पुत्री किस पुत्री के साथ में जो है वो मिलता है? तो भूमिदान अभिलेख का चंद्रगुप्त के द्वितीय पुत्री, है ना? जो दूसरी पुत्री थी उसके साथ में जो है प्रभावती गुप्त के नाम से मिलता है। आगे है किन शासक ने अपने नाम का पहले देवपुत्र का उपाधि लगाया था ना? मतलब कौन शासन जो था वो अपना नाम लिखने से पहले उसको देवपुत्र लिखा जाता था। तो कुषाण शासक ने अपने नाम से पहले जो था वो देवपुत्र लिखता था। आगे क्वेश्चन है कि हरिसेन, है ना? हरिसेन द्वारा रचित पर्याय प्राश्रित भाषा जो था किस भाषा में लिखा गया था? तो हरिशेष जो है हरिशेष रचित पर्याय प्रांशिक सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। बोला क्वेश्चन कि हरिशेष द्वारा रचित पर्याय प्राश्रित किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे है महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? महाकाव्य, महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? तो एक लंबी कविता जिसमें जो है किसी नायक अथवा राष्ट्र जीवन का उपलब्धि का सीसद वर्णन हो जाता है, उसी को महाभारत बोला जाता है, महाकाव्य बोला जाता है ना? एक लंबी कविता जिसका मतलब कविता जो है छोटा नहीं है, लंबा है, जिसमें एक नायक अथवा राष्ट्र का मतलब बारे में रहता है और उसके जीवन की उपलब्धियां के बारे में रहता है, विशेष वर्णन हो जाता है, उसी को महाभारत या फिर तो महाकाव्य बोला जाता है। आगे क्वेश्चन आता है गोत्र, गोत्र से परिभाषित गोत्र को जो परिभाषित करने बोला है। तो गोत्र प्राचीन मानव में जो है वो समाज द्वारा बनाई गई रीति रिवाज का हिस्सा है। गोत्र क्या है? प्राचीन मानव के द्वारा, है ना? मानव समाज के द्वारा जो बनाया गया रीति रिवाज उसी का हिस्सा है, जो कि निश्चित ये करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज संतान क्या है ना? फिर से एक बार समझिएगा। जैसे कि आप लोग किसी का शादी होता है तो उसमें गोत्र मिलाया जाता है कि हाँ किस गोत्र से है। तो उस गोत्र में होता है कि इससे पूर्वज, जो इसका पूर्वज आखिर कहीं से भी तो ये तो आप मतलब या फिर तो हम कहीं से भी तो शुरू हुए होंगे। उससे पहले जो है मतलब मेरे से पहले पिता है, या उसके पिता होंगे, उसके पिता, तो कोई ऐसा मतलब ये चीज़ पीछे चलते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई साधु या मुनि का भी हम लोग मतलब जो है वो वंश है। तो वही गोत्र का प्राचीन मानव समाज द्वारा जो है बनाए गए रीति-रिवाज का हिस्सा है, जो कि निश्चित करता है कि एक व्यक्ति जो है कि उसका पूर्वज कौन है ना? किस पूर्वज का ये संतान है। आगे है स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो वैवाहिक जो है विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को जो है स्त्री धन कहा जाता है और यह दहेज से भिन्न होता है, क्योंकि दहेज वर के पक्ष से दिया जाता है और स्त्री जो है ना? स्त्री धन जो है संपूर्ण रूप से स्त्री के अधिकार में होता है। तो आगे है मनुस्मृति के 2 महत्व बताना है। तो मनुस्मृति का यह एक तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीति-रिवाज का वर्णन देता है और इसका प्रभाव आज भी समाज के दिखलाई देता है आज भी समाज में ये। आगे क्वेश्चन है कि कुल तथा जाति का क्या अर्थ होता है? तो संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग जो है परिवार के लिए किया जाता है और जो है ये शब्द बांधवों के लिए, बड़े समूह के लिए प्रयोग होता है। आगे अंतःविवाह से आप क्या समझते हैं? तो अंतःविवाह ऐसा मतलब विवाह है जिसमें कि मतलब संबंध जो है समूह के मध्य में होते हैं, है ना? अंतःविवाह वैवाहिक संबंध जो होता है समूह के मध्य में होता है। यह एक समूह जो है गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर किसी एक स्थान में बसने वाले का मतलब हो सकता है। एक मतलब जो है एक अंतर्विवाह जो है एक गोत्र के मतलब एक गोत्र में के लोगों में मतलब विवाह होगा या फिर तो एक जाति में विवाह होगा, है ना? एक कुल में विवाह होगा, इसको बोलते हैं अंतर्विवाह, है ना? आगे है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत जो है महाभारत में जो है
है ना? महाभारत में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंग में एक उल्लेख कीजिए, है ना? तो महाभारत में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंस्करण जो है, एक द्रौपदी का जो है 5 पांडवों के साथ में विवाह होता है। ये बहुत जो है मतलब चैलेंजेबल चीज़ रहता है। आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो महाभारत में सबसे चुनौतीपूर्ण जो रहता है प्रकरण, वो रहता है द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ में विवाह। और ये बहुत ही जो है बहुपतित्व का, कई पत्नियों जो है, कई पतियों वाला पहला मतलब महिला का मतलब प्रथा था ना, पहला मतलब ऐसी पत्नी थी कि जिसका 5 पतियों के साथ विवाह हुआ था, और यह एक उदाहरण है जो कि महाकाव्य में एक केंद्रीय विषय है। आगे है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के 2 आदर्श व्यवसाय को उल्लेख करना है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के 2 आदर्श व्यवहार जो है, वो वेद का पढ़ना, मतलब क्या बोला है? धर्मशास्त्र के मतलब, धर्मशास्त्र का मतलब जो है, धर्मशास्त्र के अनुसार जो है ब्राह्मण लोग का 2 व्यवसाय जो उसका मतलब काम है ना, बिज़नेस है। तो वेद का पढ़ना और पढ़ाना, और यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। ये किसका है काम? ब्राह्मण लोग का काम है धर्म के अनुसार, है ना? आगे बोला है कि पंचमदेव की संज्ञा किसे दी गई है ना? तो महाभारत को पंच जो है, पंचम वेद का जो है संज्ञा महाभारत को दिया गया है। आगे है जैन शब्द का क्या अर्थ होता है? जैन मतलब क्या होता है? तो जैन शब्द जो है, वो जीन से निकलने वाला है ना? जिसका अर्थ होता है विजेता, है ना? जैन शब्द जो है वो जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है, मतलब जीतना होता है। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, है ना? स्तूप को संस्कृत में क्या बोला जाता है? टीला बोला जाता है, या फिर तो ढेर, या फिर तो यूथा होता है। और महात्मा बुद्ध जो है, वो परिनिर्वाण के बाद जो उनकी अस्थियाँ को 8 भागों में बाँट दिया गया था, और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था, और इन्हीं को जो है वो स्तूप भी कहा जाता है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि स्तूप क्या है? तो स्तूप का जो संस्कृत भाषा होता है, वो टीला का ढेर होता है या तुहा होता है, और महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण जो है, उनका बाद जो है, अस्थि को 8 भाग में उनका बाँट दिया गया था, और इसका समाधि का निर्माण किया गया था, और इसलिए इसको स्तूप बोला जाता है, टीला को। आगे जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन और समक्य आचरण। ये 3 जो है जैन धर्म के 3 जो है वो त्रितंत्र बोला जाता है, जिसका समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन और समक्य आचरण, ये 3 ज्ञान है। आगे बोला है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसापुर में, ईसवी नहीं, ईसापुर की बात हो रहा है। ईसा मसीह के समय के 2 भाग में बाँटा गया है। इधर से ईसवी होता आता है, इधर से इधर चला जाएगा ईसापुर। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम गाँव में हुआ है, वैशाली के कुंडग्राम गाँव में हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो बौद्ध जो है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो थे वो सारनाथ में दिए थे, और यह उपदेश उनका एक घटना का जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, वो पहला उपदेश जहाँ दिए ना, उसी को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र का प्रवर्तक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का खोज किसने किया है? तो सांची का स्तूप का खोज जो है 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? 1818 ईस्वी में जनरल टेलर के द्वारा सांची का खोज किया गया है। आगे बोला महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 में, है ना? सॉरी, हाँ, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी में हुआ है, ईसापुर में, है ना? सॉरी, ईसापुर में। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म 563 ईसापुर में हुआ है, और कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी जहाँ है, उस जगह पर हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती का स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतमी, है ना? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध के मौसी गौतमी थी। आगे है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और पहले मतलब तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। आगे क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे वसुमित्र एवं उपाध्याय अश्वघोष थे। आगे क्वेश्चन है, आगे है कि अलबरूनी, है ना? अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है ना? अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है? तो अलबरूनी ने जो है वो उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की है। कौन सा बुक?
उल हिंद नामक अल-बरूनी के द्वारा जो है रचना किया गया। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के? मोरक्को के निवासी थे। आगे क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ काज़ी नियुक्त किया था? है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इब्न बतूता को दिल्ली में का जो था दिल्ली का काज़ी में क्या किया था? नियुक्त किया था। है ना? मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता को दिल्ली का काज़ी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काज़ी था इब्न बतूता। है ना? आगे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो था भारत आया था। आगे क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी, है ना? अल-बरूनी जो था, अल-बरूनी महमूद जो है गजनवी के साथ में जो था भारत आया था। आगे क्वेश्चन है कि जैन बैप्टिस्ट अ, टैवर्नियर पेशे से मतलब क्या था? है ना? जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो था पेशे से उसका पेशा क्या था? तो जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का पेशा जो था एक जुआरी था। जुआरी जानते हैं ना? मतलब जो हाँ, एक जुआ का नशा होता है। जॉन टैवर्नियर कितनी बार भारत आया था? जॉन वेस्टर टैवर्नियर 6 बार भारत आया था। कितना बार? 6 बार। आगे है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक जो है कौन लिखा है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर जो पुस्तक जो है वो फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा लिखा गया है ना? फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार के फसल की खेती की जाती थी? तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 तरह की फसल किया जाता था, रबी फसल और खरीफ फसल। आगे क्वेश्चन है कि उल्लूक किसे कहा जाता है? तो उल्लूक जो है अश्व डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है। घोड़ा के डाक मतलब घोड़ा से जो भी सामान को मतलब जो है या फिर तो डाक के द्वारा क्या चीज़ आता है, जो भी पार्सल ये सब आता है ना? तो उसको जो घोड़ा के द्वारा किया जाता था उसको उल्लूक कहा जाता था। हम लोग के समय में तो आप मतलब पिछले समय में तो कबूतर से भी होता था, है ना? सगुन भक्ति परंपरा क्या है? तो शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की अवधारणा की जाती है और इनकी मूर्ति जो है ना, मूर्त के रूप से में पूजा की जाती है, तो उसी को सगुन भक्ति परंपरा कहलाता है ना? अभी सरस्वती पूजा है ना कल, तो ये जो है मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, है ना? शिव, विष्णु तथा उनके अवतार जो है देवी-देवता हैं, उनको पूजा किया जाता है मूर्ति के रूप में, तो उसी को सगुन भक्ति कहा जाता है, जो कि आप लोग कल कीजिएगा, है ना? अच्छा, निगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो निगुण भक्ति परंपरा जो है अमृत, निराकार ईश्वर का उपासना की जाती है। मतलब मूर्ति का पूजा इसमें नहीं किया जाता है, बल्कि ईश्वर का मतलब प्रार्थना किया जाता है। आगे सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन थे? है ना? सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन जो था शुरुआत करने वाला अल्वार और नयनार संत थे, है ना? अल्वार और नयनार जो था भक्ति परंपरा की जो पूजा करने वाला अल्वार और नयनार के द्वारा जो था वो पूजा किया जाता था। अच्छा, भक्ति में आता है हिंदू के लिए और सूफी में जो आता है थोड़ा-सा मुस्लिम के लिए उसमें आता है। तो किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है? तो नलयविद्रादित जो प्रबंध है उसको तमिल ग्रंथ बोला जाता है। जिस तरह हम लोग का हिंदू ग्रंथ का जो है ना महाभारत है, फिर रामायण है। तो 2 भक्ति स्त्री संतों का नाम बताना है, तो स्त्री के नाम बदल रहा है। तो अंडाल और कराईकाल जो है, अम्मैयार जो है ये स्त्री जो है वो संत भक्ति संत के मतलब नाम है। भक्ति के निगुण धारक को 2 संतों का नाम बताना है, तो कबीर और नानक। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के तो कौन थे? तो नामार्जुनाचार्य। आगे चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की है? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती। आगे खानका, है ना? खानका क्या है? तो सूफी संतों के निवास स्थल को क्या बोला जाता है? खानका बोला जाता है। सूफी संत जहाँ भी निवास करते हैं उसको खानका बोला जाता है। उसी तरह से अ, खासला पंथ की नींव किसने डाली थी और सिखों के बाद प्रतीक क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खासला पंथ का नींव डाली थी और सिखों के 5 प्रतीक निम्न है: केस, कृषाण, कच्छा और कंघा और लोहे का कड़ा। आगे हम्पी, है ना? हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अभियंता जो है वो पुराविद कर्नल कानिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भगवान शेषो है 1800 ईस्वी में जो है प्रकाश में लाए गए थे। आगे इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के 3 मुख्य विशेषता क्या है? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का 3 मुख्य विशेषता है। पहला जो है वो विशाल प्रवेश द्वार और मेहराबाब और गुंबद। आगे है कि डोमिगो पायस किसके शासनकाल में जो था विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो था वो डोमिगो पायस जो था विजयनगर में आया था। आगे है सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो सराशिव, है ना? सॉरी, सदाशिव के राय में सदाशिव राय के जो ये शासनकाल था उस समय विजयनगर आया था सीजर फ्रेडरिक। आगे फारसी यात्रा अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में जो था भारत आया था, है ना? मतलब विजयनगर में। तो देवराय द्वितीय, है ना? फारस के यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे विजयनगर के किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा, है ना? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर जो है स्थित है। अब विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है। विजयनगर का राजधानी हम्पी। अब बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है?
तो गुलबर्गा। आगे है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। आगे है अठवन, है ना? का मतलब क्या मतलब होता है? तो भू राजस्व विभाग जो है उसको अठवन बोला जाता है। आगे है पटवारी किसे कहते हैं? तो पटवारी गाँव के ज़मीन में प्रत्येक जो किसान द्वारा जुते जाने के खेत की फसल के प्रकार को और बंजर भूमि के हिसाब-किताब जो रखता है, उसको पटवारी बोला जाता है। मतलब देख क्या है पटवारी? तो ज़मीन में प्रत्येक किसान के मतलब कौन किसान जो है कितना खेत को मतलब जोत रहा है ना? और किस प्रकार के खेती किया जा रहा है, बंजर भूमि का हिसाब-किताब जो रखता था, उसी को पटवारी बोला जाता था। आगे है खुद कास्ट और परिकास्ट कौन थे? तो खुद कास्ट जो था वो उसी गाँव के ज़मीन पर खेती करते थे जहाँ वे रहते थे और परिकास्ट जो था वो दूसरे गाँव में जाकर भाड़े के ज़मीन में क्या करता था? खेती करता था। आगे है जिन्स ए कालीन, है ना? कि अंतर्गत कौन-सी फसल आती थी? तो कपास और गन्ने जैसे फसल जो है वो जिन्स एक का मिल अंतर्गत आता है। ऐसी फसल को जो खेती की जो है वो राज्य से ज़्यादा मतलब कर मिलता है। आगे है अकबरनामा किसने रचना किया और ये भाग कितने भाग में विभक्त है? तो अकबरनामा का जो रचना है वो सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा किया गया है ना। अकबरनामा का रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है और इसमें 3 जिल्दों विभक्त है। 3 जिल्दों में क्या है? विभक्त बटा हुआ है। आगे है 17वीं सदी है ना, 17वीं सदी में कौन-सी फसल जो था वो फल एवं सब्जियाँ विदेश से भारत आता था। 17वीं सदी में विदेश से भारत आया था, है ना? कि मक्कई जो था वो भारत में नहीं होता था, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता जैसी अनेक फसल जो था भारत में होता ही नहीं था, जो कि सब दूसरा देश से आया है। मक्का भी, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता जैसी फसल जो था वो साग-सब्ज़ी जो भी है भारत में पहले नहीं होता था, ये दूसरे देशों से यहाँ लाया गया है। आगे है आइन एक बरी कितने भाग में विभक्त है? तो आइन एक बरी जो है 5 भागों में विभाजित है। कितने भाग में? 5 भाग में जो है विभक्त है। इसके पहले 3 भागों में प्रशासनिक का विस्तृत विवरण है और चौथे और 5वें भाग में जो है वो भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के बारे में उल्लेख है। आगे है मुगल काल में किसान के लिए किन-किन शब्दों का प्रयोग होता था? मुगल काल में जो किसान था उसको रैयत बोला जाता था, रियाया या मुजर्रियान बोला जाता था, खुद कास्ट बोला जाता था, पाही कास्ट बोला जाता था, ये सब बोला जाता था। आगे है पायक कौन थे, है ना? तो पायक वे लोग थे जो ज़मीन के बदले में सैन्य सेवाएँ देते थे और असम के अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, है ना? आगे है मुगल शब्द का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है? तो मुगल शब्द का उत्पत्ति जो है मंगोल शब्द से हुआ है और मुगलों ने स्वयं को इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वह पितृपक्ष में थे और तैमूर के वंशज थे और तैमूरी भी कहलाते थे। और ये तथा मातृपक्ष में बाबर जो है चंगेज खान से संबंध था और 16वीं सदी में यूरोपीय इतिहासकार बाबर और उनके परिवार के लिए मुगल शब्द का जो था वो प्रयोग किया था। आगे है अकबर ने किस भाषा को राज दरबार का भाषा बनाया है? तो अकबर ने जो था वो फ़ारसी को जो है वो राजभाषा दरबार में मुख्य भाषा बनाया था और इनके लिए अकबर को संभवतः ईरान के साथ में जो था सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क और मुगल दरबार के पद को पाने के लिए इच्छुक ईरानियों के मध्य में जो था एशियाई प्रवासियों के बाद जो था इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया गया था। आगे है उपनिषदवाद से आप क्या समझते हैं ना उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो था राष्ट्र उपनिवेशिक आर्थिक और प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों जो है उनका प्रयोग अपने हित के लिए करता था, उसी को उपनिवेशवाद बोला जाता था। आगे क्वेश्चन है कि हल और कुदाल के बीच का संघर्ष क्या था? है ना? तो संथाल और पहाड़ी के बीच में लड़ाई, है ना? हल और कुदाल के बीच का संघर्ष का क्या आशय था? तो संथाल और पहाड़ी लोग के बीच में जो था लड़ाई होता था। आगे है कि बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुमनाम होता है। आगे है अमला कौन था? है ना? तो राजस्व इकट्ठा करने के समय जो थे जमींदार एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था। आगे है बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो कि भारत आया था और बंगाल के चिकित्सा सेवक जो था 1794 से 1815 तक के कार्य किया था। आगे है औपनिवेशिक काल में व्हाइट और ब्लैक टाउन क्या क्या अर्थ है ना? तो व्हाइट और ब्लैक टाउन का नगर जो था संरचना नस्ली भेदभाव से प्रतीत थे और अंग्रेज जो थे गोरी चमड़ी होते थे इसलिए वे व्हाइट कहा जाता था और जबकि भारतीय जो थे काले थे इसलिए उसको ब्लैक बोला जाता था। बम्बई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व की प्रणाली का नाम बताना था। अंग्रेज सरकार द्वारा बम्बई दक्कन में लागू किया गया राजस्व प्रणाली जो है रैयतवाड़ी कहा जाता था। आगे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की कोई विशेषता को लिखना है तो पहला जो है वो जमींदारों को लगान वसूल करने के साथ-साथ भूस्वामियों का अधिकार प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो था वो सरकार को दिए जाने वाले लगान मतलब कर की राशि जो था वो निश्चित कर दिया गया था और अब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता था।
आगे है अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में उपनिवेश का स्थापना जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का उद्देश्य था व्यापार करना, जिसे मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का भारत में बेचना था। मेन ये सब मकसद। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। बंगाल और बिहार में जो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है? तो 1600 ईस्वी को हुआ है। लौंग वाला छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, एक लौंग करवा देते हैं, है ना? ये करवाते हैं। झूम की खेती से आप क्या समझते हैं? तो झूम का खेती जो है वो एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जलाया जाता था और बाद में साफ किया हुआ भूमि पर जो है वो खेती किया जाता था, है ना? और जुताई के बाद बीज बो दिया जाता था और मिट्टी में विद्वान उसमें उर्वरकता रहता था। और उसके बाद इस जगह के बाद दूसरा जगह में मतलब जो था वो खेती ट्रांसफर कर दिया जाता था। मतलब एक जगह नहीं करता था। मतलब हर बार जो है नया-नया जगह में खेती किया जाता था, उसी को झूम का खेती कहा जाता है। आगे 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला पुरुष के नेताओं का नाम बताना है। तो नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ये सब जो थे वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। आगे 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 का जो था क्रांति का चिन्ह जो था वो रोटी और कमल का फूल था, चिन्ह जो था, है ना? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना? यह पंक्ति किसके विषय में कहा गया है? तो ये जो विषय जो है वो पंक्ति जो है वो रानी जो थी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा गया है, झांसी की जो रानी थी। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, जो कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। आगे 1857 का विद्रोही का सबसे पहले कब और कहाँ शुरू किया गया था? 1857 का विद्रोह जो था सबसे पहले 10 मई 1857 का मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज का शोषण के विरुद्ध वो पहला आंदोलन था, जनता के द्वारा जो आंदोलन किया गया था। आगे 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं का नाम बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, महारानी बेज़ाबाई सिंधिया और वीरांगना ताईबाई जो थी, है ना? लॉर्ड डलहौज़ी ने हड़प नीति के तहत किन-किन राज्यों को अपने अधीन में किया था? तो सतारा, झांसी, नागपुर, जौनपुर और संबलपुर या और उदयपुर जो था वो डलहौज़ी के द्वारा हड़प नीति के बाद जो है ये राज्यों को हड़प लिया गया था। आगे है अवध में अंतिम नवाब कौन थे और जिन्हें अंग्रेज ने जो था वो पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था। तो अवध का अंतिम नवाब जो थे वो वाजिद अली शाह, है ना? थे, जिनको अंग्रेज जो था 12 लाख रुपया देके पेंशन दिया था और कोलकाता भेज दिया था। आगे है 1857 विद्रोह में जो है वो प्रमुख केंद्र का नाम बताना है। तो 1857 का जो प्रमुख केंद्र था मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी और इलाहाबाद। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे है 17वीं शताब्दी में में विकसित 3 शहर का नाम बताना है, जो कि 18वीं शताब्दी के पतनोमुख हो गए थे और इनका जो था स्थान किन नगरों पर ले लिया गया, है ना? तो पतनोमुख नगर जो था वो सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका, और नए नगर जो था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। आगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में कहाँ आक्रमण कर दिया था? तो 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला जो था कलकत्ता पर हमला कर दिया था और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो था बनाए गए माल गोदाम जो था उसको कब्जा कर लिया था। आगे हिल स्टेशन के आरंभिक उद्देश्य क्या था? तो हिल स्टेशन का जो शुरुआत आरंभिक उद्देश्य था, स्थापना जो था उद्देश्य था ब्रिटिश क्या सेना के जरूरत से जुड़ा हुआ था। यह सैनिक को ठहराने, सीमा निगरानी करने तथा शत्रु पर हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। आगे है अमार कथा, मैरी जो है मैरी कहानी आत्मकथा किसकी है? तो विनोदिनी दासी का यह बंगाल की रंगमंच और 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत के दशक में जो है जानी मानी हस्ती थी। कलकत्ता की लॉटरी कमेटी जो है क्या थी? तो कलकत्ता का लॉटरी कमेटी जो था वो लॉटरी बेचकर नगर नियोजन के लिए पैसा इकट्ठा करना और वेलेंजली के द्वारा जो था वो जाने के बाद ये कलकत्ता नगर जो है नियोजन के काम सरकार की सहायता से एक कमेटी जो था बनाया गया था। आगे है क्वेश्चन कि मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई का मूल्यतः शहर कैसे थे? मतलब मद्रास जो था, है ना? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई के मूल्य रूप से मत्स्य ग्रहण तथा बुनकर जो था बुनाई के गांव थे और वे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के पारंपरिक जो है ना परिणाम के रूप में जो है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। आगे कंपनी के जो है एजेंट मद्रास तथा कलकत्ता में कब-कब बसे और बम्बई में कंपनी जो था कैसे प्राप्त हुआ?
तो कंपनी के एजेंट जो थे 1639 में मद्रास तथा 1690 में जो था कलकत्ता में बस गए थे। और ब्रिटेन में राजा, है ना, चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में जो था पुर्तगाल के राजा जो था वो 1661 ईस्वी में मिला था, है ना? मिलाकर फिर जो था चार्ल्स द्वितीय का ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में बेच दिया था और इस प्रकार से बंबई में जो है कंपनी प्राप्त हो गया था। आगे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शहर का भवनों का जो स्वरूप जो था किस प्रकार बदल गया था? तो 1857 के बाद जो था औपनिवेशिक शहर का स्वरूप जो था बड़े-बड़े बंगले बनाए जाने लगे थे, बगीचा बनाए गए थे और भवन का निर्माण में जो था यूरोपीय वास्तुकला ये सब अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन है दांडी यात्रा जो था, है ना? दांडी यात्रा का क्या शुरुआत जो है किसने की कौन किए थे? तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो था महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है दांडी यात्रा कब और कहाँ तक मतलब जो किया गया था? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद किया? है ना? महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब बंद कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने कानून जो था 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया था। आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। आगे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना ए यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अप्रैल 1919 में जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में ये हुआ था। आगे है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में शुरू किया था। आगे है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पास किया गया था। आगे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है महात्मा गांधी का आत्मकथा है। आगे खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो था वो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अब आगे भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत हुआ था, जो कि जो दो संपूर्ण राष्ट्र जो था भारत और पाकिस्तान के रूप में सामने आया था और इन दोनों का विभाजन हुआ था। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? है ना? तो भारत की स्वतंत्रता 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मिला था, जो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को जो था वो भारत जो था आज़ाद मिला था। लखनऊ समझौता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो दिसंबर 1916 में कांग्रेस, है ना, कांग्रेस ने जो था लखनवी अधिवेशन का एक समझौता हुआ था, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपसी तालमेल हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर जो था उसका अध्यक्षता में मतलब किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में अध्यक्ष वो किए थे, उसके में हुआ था। महात्मा गांधी किस भाषा को जो था वो राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को जो था वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। भारत का अंतिम जो था वो वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि ऑब्जेक्टिव में बताए हैं, लेकिन कोई बच्चा जो है वो बार-बार बोल रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, लेकिन यही होगा। भारतीय संविधान निर्माता जो था सभा का गठन किसके योजना का पर मतलब जो हुआ था? तो भारतीय निर्माता का सभा का गठन जो था कैबिनेट मिशन की योजना पर शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? है ना? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सभा के सर्वप्रथम हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? है ना? तो संविधान सभा का सर्वप्रथम हिंदी भाषा जो था उसको हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो है मांग संयुक्त प्रांत कांग्रेसी जो सदस्य जो थे आरवी धूलकेयर ने किए थे। आगे है किस रियासत के प्रतिनिधि जो था ये संविधान सभा में सम्मिलित जो थे नहीं थे? तो हैदराबाद की रियासत के जो प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। आगे है भारत जो है स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था कब? तो संविधान सभा के द्वारा प्रारूप जो है ना सभा द्वारा जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। लास्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके प्रस्तुति में किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि दोनों आप लोग को काम आएगा। वीडियो में पहली बार था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर आने वाला जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। कौन सब्जेक्ट आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को क्वेश्चन बैंक से तैयार करने की कोशिश करेंगे।